मॉन, ये मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। मैं उस समय एमए फाइनल ईयर में थी। परीक्षा की तारीख नज़दीक थी। तैयारी के लिए अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ महत्वपूर्ण नोट्स तैयार करने में लगी हुई थी। मेरी ही टेबल पर सामने एक लड़का भी अपने कुछ नोट्स तैयार करने में लगा था। मैं लंच ब्रेक में लाइब्रेरी जाती और वह लड़का भी उसी समय मेरे ठीक सामने आकर बैठ जाता। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी की अलमारी से कुछ किताबें हाथों में लेकर आ रही थी, तभी उसके पास पहुंचते ही उनमें से कुछ किताबें फिसलकर उसके पैरों पर जा गिरीं। सॉरी बोलते हुए मैं पुस्तकों को उठाने लगी। उसने किताबों को उठाने में मेरी मदद की और मेरे हाथों में उन्हें थमाते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसके बाद हम दोनों में अक्सर बातें होने लगी। बातचीत से पता चला कि वह गांव का रहने वाला एक गरीब विद्यार्थी था जो एमए की तैयारी कर रहा था और उसका मकसद बहुत ऊंचा था। वो एमए करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता था। वो अपने कुछ साथियों के साथ एक कमरा किराए पर लेकर रहता था और वे लोग अपना खाना खुद बनाते थे और बहुत ही कम पैसे में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। वे सभी किसानों के लड़के थे। उसका नाम रवि था। रवि गरीब जरूर था, लेकिन शरीर से सुडौल और मन से शांत चित्त वाला एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का मधुरभाषी व दूसरों की मदद करने की भावना लिए एक हंसमुख लड़का था। कभी भी बहुत आग्रह करने पर रवि मेरे साथ कॉलेज के कैफेटेरिया में जाता और एक कप चाय से ज्यादा कुछ नहीं लेता। जबरन चाय का पैसा मैं ही देती। लगातार कई दिनों तक एक ही टेबल पर एक साथ नोट्स बनाते हुए एक दूसरे के प्रति काफी लगाव महसूस होने लगा और जब कभी रवि कॉलेज की लाइब्रेरी में नहीं आता तो मेरा मन उसके लिए बेचैन हो उठता। उसका भी एमए फाइनल था, किंतु उसका सब्जेक्ट अलग था, इसलिए मेरी कक्षा में नहीं बैठता था। मेरे पिताजी एक उच्च सरकारी पदाधिकारी थे और मां के गुजर जाने के बाद मैं ही उनके लिए बेटी बेटा सब कुछ थी। मैं जो कुछ चाहती पिताजी मुझे उपलब्ध कराते। मैं इकलौती बेटी थी, घर में कोई कमी नहीं थी। पिताजी ने हैदराबाद में एक फ्लैट खरीदा था। रिटायरमेंट के बाद वे वहीं रहने लगे थे। एमए करने के बाद हम दोनों अलग अलग हो गए। रवि एमए करने के बाद सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन की तैयारी करने लगा। कई कंपटीशन की तैयारी करते हुए अंत में मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी मिल गई। रवि किसी जिले में फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया। अलग अलग क्षेत्र में होने के कारण हमारा संबंध भी टूट गया। इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में मेरे साथ ही प्रवीण का भी चयन हुआ था। प्रवीण लंबा, गोरा और स्मार्ट था। हमारी ट्रेनिंग दिल्ली में थी। जिस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग हो रही थी उसी बिल्डिंग में हमारा हॉस्टल भी था, किंतु हमारा एक दूसरे से महज औपचारिक संबंध था। एक दिन शाम को ट्रेनिंग के बाद मैं शॉपिंग करने बाजार गई थी। वहां प्रवीण भी मिल गया। अकेले ही शॉपिंग करने आई हो? प्रवीण ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, उसे देखकर जाने कैसे मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। शॉपिंग हो गई कि अभी बाकी है? हो गई, मैंने संक्षिप्त जवाब दिया। फिर चलो कॉफी पीकर हॉस्टल लौटते हैं। प्रवीण के आग्रह को मैं ठुकरा न पाए और हम दोनों एक कॉफी हाउस में आकर एक टेबल पर बैठ गए। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने पूछा तो प्रवीण बोला, मेरठ। वहाँ मेरे पिताजी की होलसेल की 4 दुकानें हैं। अच्छा, तो तुम बिजनेसमैन हो? हाँ, लेकिन अब तो नौकरी में हूँ। अच्छा है, कम से कम अब बेवजह इनकम टैक्स वाले तुम्हारे परिवार को तंग नहीं करेंगे। हाँ, कुछ तो फायदा होगा ही। कॉफी पीकर हम लोग एक ही ऑटो में हॉस्टल आए। इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग के दौरान रिसेस में एक साथ चाय पीते, लंच भी साथ लेते और कभी भी डिनर में भी साथ हो जाते। ट्रेनिंग के बाद अक्सर हम लोग मार्केट निकल जाते। सारे खर्च प्रवीण ही करता। जब कभी मैं पेमेंट करने की कोशिश करती, वह रोक देता। ये संयोग ही था कि ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग मेरठ में हो गई और उसकी हैदराबाद में। प्रवीण को एक दिन मैं अपने पिताजी से मिलाने ले गई। प्रवीण ने उन्हें प्रणाम किया और सोफे पर पसर गया। ये प्रवीण है, इसी शहर में इनकम टैक्स ऑफिसर है। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो बेटा? पिताजी ने पूछा तो उसने सोफे पर पसरे कहा, मेरठ। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इसके परिवार का बहुत बड़ा बिजनेस है पापा। मैं बोली तो पापा कुछ बोले तो नहीं, किंतु उनके हाव भाव से लग रहा था प्रवीण के व्यवहार से वे संतुष्ट नहीं हैं। उसके बाद प्रवीण उनसे कभी न मिला, किंतु मैं अक्सर प्रवीण के माँ बाबूजी से मिलती।
उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा था। वे लोग मुझे बेटी सा मानते। कुछ न कुछ इनकम टैक्स से संबंधित उनका काम रहता, जिसे मैं अपने पद के प्रभाव से जल्दी निपटा देती। हम दोनों के बीच संबंध गहराता जा रहा था। जब प्रवीण मेरठ आता तो मेरे क्वार्टर में मुझसे मिलने अवश्य आता। हम शाम में एक साथ डिनर लेते। प्रवीण को रात में खाने से पहले ड्रिंक की आदत थी। मैं उसे डिनर लेने से रोकती तो वह हंस कर टाल जाता। मैं सोचती कि किस अधिकार से प्रवीण को डिनर लेने से रोकूंगी, इसलिए वह नहीं मानता तो चुप हो जाती। एक दिन प्रवीण मेरे क्वार्टर में आया हुआ था। उस दिन मैंने नॉनवेज बनाया था और प्रवीण अपने साथ विस्की की एक बोतल लेते आया था। उस दिन उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और उसका सुरूर उस पर चढ़ने लगा था। मैंने कहा, ड्रिंक की आदत अच्छी नहीं है, धीरे धीरे तुम इसके आदी बनते जा रहे हो। आज तो तुमने कुछ ज्यादा ही ले ली है। अब घर कैसे जाओगे? यार, आज यहीं सो जाता हूँ। घर पर इस अवस्था में जाऊंगा तो माँ बाबूजी को बुरा लगेगा। मैं पीता जरूर हूँ लेकिन उनसे छिपा कर। बाबूजी जानेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा, लेकिन तुम्हारे बाबूजी खोजेंगे। तुम घर चले जाओ, ड्राइवर को बोल देती हूँ, तुम्हें पहुँचा देगा। नहीं, आज यहीं सोने दो। ड्राइवर से बाबूजी पूछेंगे और कहीं वह सच सच बता देगा तो यह और बुरा होगा। लेकिन मेरे यहाँ तो एक ही बेड है, यहाँ अब तक कोई आया ही नहीं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं महसूस हुई। मैं अब चिंतित होने लगी थी। तुम चिंता मत करो, मैं नीचे सो जाऊंगा। बाबूजी को फोन कर दो, तब तक मैं अपने सोने का इंतजाम करती हूँ। मैंने सोचा आज डाइनिंग टेबल पर ही बेड लगा देती हूँ। प्रवीण ने अपनी माँ को फोन करके बताया कि वह आज अपने दोस्त के साथ रह गया है, कल आएगा। उसने जानबूझकर मेरे साथ रहने के बारे में न बताया। अब ये बताता भी कैसे कि वह मेरे साथ रात में अकेले रुका हुआ है? लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे? उसका मेरे घर में अकेले रुकना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर वह पुरुष है। देर रात में उसने कुछ गलत करने का प्रयास किया तो मैं अकेले उसका कैसे विरोध कर पाऊंगी? लेकिन अब और कुछ हो भी नहीं सकता था। मैंने अपना बेड डाइनिंग टेबल पर लगाया तो वह बोला, मैं तुम्हारे बेड पर सोऊं और तुम डाइनिंग टेबल पर? यह अच्छा नहीं लगता। तुम अपने कमरे में सो जाओ, मैं ही डाइनिंग टेबल पर सो जाता हूँ। लेकिन यह अच्छा नहीं होगा, आखिर तुम मेरे गेस्ट भी तो हो। इन्हीं तर्क वितर्क में कब वह नशे में आकर बेड पर सो गया, पता ही नहीं चला। फिर जब मैं डाइनिंग टेबल पर सोने गई तो पतला बेड होने के कारण उस पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, साथ ही उस पर से रात में धुलक कर गिरने का भी भय लग रहा था। मैंने सोचा कि प्रवीण अब होश में तो है नहीं, क्यों न मैं पलंग पर किनारे सो जाऊं। फिर नींद में प्रवीण जाने कब मेरे पास सरक आया। जीवन में पहली बार किसी पुरुष की देह को इतनी नजदीक पाकर मैं अपने होश खो बैठी और हम सारी मर्यादाएं भूलकर एक हो गए। जब सुबह नींद टूटी तो हम अस्त व्यस्त कपड़ों में एक दूसरे से लिपटे सो रहे थे। मैं झटके से अलग हटी। मुझे लगा मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। हाँ, गलती तो मेरी ही थी। मैं ही तो उसके साथ पलंग पर सो गई थी। अगर ऐसा नहीं करती तो ये शर्मनाक घटना न घटती। प्रवीण भी आंखें नीचे किए हुए उठा और गुस्लखाने चला गया। जब वह लौटा तब मैं मायूस सा चेहरा बनाए बैठी थी। वह किचन में चाय बनाने चला गया। मैं जानती थी कि उसे किचन में चाय का सामान नहीं मिलेगा, इसलिए बिना कुछ बोले दूध, चाय पत्ती और चीनी उसके सामने रखकर चली आई। वो एक ट्रे में 2 कप चाय लेकर आया और मेरी तरफ 1 कप चाय बढ़ाते हुए कहा, चाय पियो, जो होना था हो गया। लेकिन यह अच्छा नहीं हुआ। मैं दुखी होकर बोली, अब जानबूझकर तो हमने कुछ किया नहीं ऋतु। कभी कभी वह हो जाता है जो हम नहीं चाहते, लेकिन चिंता न करो, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। लेकिन तुम्हारे माँ बाबूजी इसके लिए तैयार होंगे तब तो उन्हें मैं मना लूंगा। वे हमेशा ही तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे पापा न मानेंगे। क्यों? वे अपने एक दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता करना चाहते हैं। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि उन्हें कैसे मनाओगी। उस रात के बाद हम लोग अक्सर रात एक साथ बिताते। प्रवीण ने अपने माँ बाबूजी से कहा तो कुछ नानुकुर के बाद वे लोग हमारी शादी के लिए तैयार हो गए। हालांकि बिजनेसमैन कम्युनिटी के उसके कई रिश्तेदार अपनी लड़की से उसकी शादी के लिए जोर दे रहे थे, किंतु मेरे साथ शादी की उसकी जिद पर सभी चुप हो गए।
मैं अपने बाबूजी की इकलौती बेटी थी। माँ के निधन के बाद उन्होंने मुझे बेटे जैसा पाला पोसा था। मेरी जिद के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा और आखिरकार हम लोग विवाह के बंधन में बंध गए। शादी का हवाला देकर हम लोगों ने अपनी पोस्टिंग गलगल के ही जिलों में करा ली। शादी के पहले प्रेमी प्रेमिका के बीच जो संबंध होते हैं वे बड़े ही मधुर और उल्लासवर्धक होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को पाने के लिए उनके दिलों में जज्बा होता है। किंतु जब प्रेमी प्रेमिका आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं तब इसका आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। हम लोगों के बीच भी यही हो रहा था। शादी के बाद कुछ महीनों तक तो हम लोग एक दूसरे के साथ बड़े ही उल्लास से मिलते रहे, किंतु बाद में धीरे धीरे प्रवीण के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। शुक्रवार को कभी मैं उसके यहाँ चली जाती और कभी वह मेरे यहाँ आ जाता, क्योंकि हमारे ऑफिस में शनिवार को छुट्टी रहती थी। लेकिन इधर मैं देख रही थी कि वह न तो मेरे यहाँ आना चाह रहा है, न मेरा उसके यहाँ जाना उसे पसंद आ रहा है। वह कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन मैं उसके हाव भाव से महसूस कर रही थी कि उसका ध्यान मुझसे हटकर कहीं और भटक रहा है। जब मैं कभी उससे अपने यहाँ आने के लिए कहती तो वह काम के बोझ का बहाना बनाकर टाल देता, और जब कभी मैं उसके यहाँ पहुँच जाती तो ऑफिस का वर्कलोड बताकर रात में देर से लौटता। एक दिन शाम को मैं सप्ताहांत में प्रवीण के यहाँ पहुंची। प्रवीण अभी ऑफिस से नहीं लौटा था। हम लोगों के पास एक दूसरे के क्वार्टर की चाबी रहती थी। मैंने देखा कि उसके वार्डरोब में कपड़े बेतरतीब ढंग से रखे हुए थे। सोचा, प्रवीण अकेले रहता है, इसलिए कपड़ों को जैसे तैसे रख देता है। फिर मैं इन कपड़ों को एक एक कर निकालने लगी ताकि उन्हें तह करके ढंग से रख सकूं। तभी छोटा सा जेवरों का डब्बा नीचे गिर गया। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही कीमती प्लेटिनम धातु में जड़ी हीरे की अंगूठी थी। मैं सोचने लगी कि इस अंगूठी के बारे में तो प्रवीण ने मुझे कभी नहीं बताया। ये कहाँ से आई और यहाँ अलमारी में कपड़ों में छिपा कर क्यों रखी हुई है। फिर मैंने सोचा, या तो प्रवीण को इसे किसी ने रिश्वत में दी होगी या किसी प्रेमिका को देने के लिए उसने खरीदी होगी और मैं देख न लूं, इसलिए इसे यहाँ छिपाया है। फिर मुझे संदेह हुआ कि कहीं ये रिश्वत में मिली अंगूठी तो नहीं है, क्योंकि अगर उसे अंगूठी अपनी किसी प्रेमिका को देनी होती तो उससे पसंद कराकर उसे तुरंत दे दी होती। यहाँ छिपा कर नहीं रखता। इसलिए मैं दूसरे रखे और कपड़ों को भी वहां से हटाने लगी तो देखा 2000 रुपयों की कई गड्डियां कपड़ों में रखी हुई हैं। ये देखते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। अभी हम दोनों की सर्विस नई थी और उसने लोगों से रिश्वत लेना शुरू कर दिया था। मैं प्रवीण की प्रतीक्षा करने लगी और यह सोचा कि आने के बाद उसे समझाने की कोशिश करूंगी कि यह काम ठीक नहीं है, जल्दी से जल्दी इसे छोड़ दे, वरना वह किसी मुसीबत में फंस सकता है और नौकरी भी जा सकती है। प्रवीण अपनी आदत के अनुसार रात 8 बजे लौटा। मैंने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? अब तुमसे क्या बताऊं, ऑफिस में बहुत काम रहता है, देर हो ही जाती है। अच्छा ये बताओ, इतना कैश घर में कहाँ से आया और यह हीरे की अंगूठी? मेरी बात सुनकर पहले तो वह झेपा, फिर बोला, अरे यह मेरे एक मित्र की है। तो इनको तुमने अपने घर में क्यों रखा है? अचानक ही यह सब घटित हो गया था। सच तो यह था कि वह ऐसे हालात के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। उससे कोई जवाब देते नहीं बना तो बोला, एक पार्टी ने काम से खुश होकर दे दिया था। आखिर हमारे पास क्या नहीं है प्रवीण, जो हमें रिश्वत लेने की जरूरत पड़े। घर का अच्छा बिजनेस है, अच्छी आमदनी है, फिर यह अनैतिक काम क्यों? सोचो, हम क्या करेंगे इतने पैसे का? फिर कोई भी रिश्वत गलत काम के लिए ही देता है और सरकार को टैक्स चोरी के कारण इससे काफी नुकसान होता है। कभी न कभी गलत काम करने वाले फंस जाते हैं। अब कौन ऐसा है जो रिश्वत नहीं लेता? फिर ईमानदारी का ठीकरा हमारे ही सिर पर क्यों? प्रवीण बौखला कर बोला, मौका मिलने पर ऑफिस का चपरासी भी अपने स्तर से कुछ न कुछ वसूलता है। अब ये बातें रिश्वत को सही तो नहीं ठहराएंगी न? प्रवीण को समझाने का मैंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरे दिन मैं लौट आई। प्रवीण को शराब पीने की आदत तो पहले से ही थी, अब वह और भी महंगी शराब पीने लगा। वह कई पार्टियों में जाने लगा। बाद में मुझे कई स्रोतों से खबर मिली कि वह रात में किसी होटल में कॉलर गर्ल के साथ अपनी रातें रंगीन करता है। एक दिन कुछ आवश्यक कार्य से मुझे अचानक हैदराबाद जाना पड़ा। मैंने प्रवीण को फोन लगाया,
लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था, इसलिए सीधे उसके क्वार्टर में पहुंची। उस समय रात के 9 बज रहे थे। मैंने होटल से अपने लिए खाना पैक करवा लिया था। घंटी की आवाज सुनकर भी जब प्रवीण ने दरवाजा नहीं खोला तो मेरा मन आशंका से भर उठा। मैंने फिर उसे फोन लगाने का प्रयत्न किया, किंतु अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर मैंने दरवाजा नॉक किया। उसने दरवाजा खोला तो मैंने पूछा, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हुई? सुनते ही प्रवीण बौखला गया और गुस्से में बोला, तुम्हें फोन करके आना था। लगातार 2 घंटे से प्रयत्न कर रही हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अचानक हैदराबाद आना पड़ गया, जल्दी में मैं तुम्हें खबर नहीं कर पाए। वह कुछ नहीं बोला। जब मैं अंदर गई तो जो दृश्य देखा उसने मुझे पूरी तरह हिला कर रख दिया। अंदर टेबल पर शराब की बोतलें और गिलास पड़े हुए थे। एक लड़की बगल में बैठी हुई थी। ये कौन है? उसने झूठ छिपाने का प्रयत्न करते हुए कहा, मेरे रिश्तेदार की एक लड़की है, परीक्षा देने आई थी, रात होने के कारण यहाँ आ गई। लड़की के हाव भाव और बोलचाल से मैं तुरंत ही समझ गई कि यह कोई बाजारू लड़की है और किसी पार्टी द्वारा भेजी हुई है। अब मैं समझ गई इस शख्स के साथ मेरी जिंदगी नरक बन गई है और अब आगे इसके साथ जीवन निर्वाह संभव नहीं है। जिस दाम्पत्य जीवन में पति द्वारा पत्नी के विश्वास का लगातार हनन किया जा रहा हो, जिसकी भावनाओं को कुचला जा रहा हो और जहां अनैतिकता का बोलबाला हो, उसको ढोना स्वयं पर जुर्म करने जैसा ही है। लड़की सहमी, डरी हुई और सिकुड़ कर बैठी थी। मैं बोली, अब तुम्हारे साथ मैं 1 मिनट भी न रहूंगी। तुम्हें मैंने क्या तकलीफ दी है जो तुम मुझसे इतनी नाराज हो? तुम्हें कभी डांटा, कभी मारा पिटाया, कभी तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में दखल दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया प्रवीण, किंतु जो किया इससे ज्यादा घातक है। मेरी गलती पर तुम मुझे डांटते, मारपीट भी देते या हमारे दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने वाले मेरे व्यक्तिगत जीवन में दखल भी देते तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती, क्योंकि इतना तो पति के नाते तुम्हारा अधिकार बनता ही है। लेकिन जो तुम कर रहे हो वह मुझसे सहन नहीं होता। तुम मेरी जिंदगी में अचानक आए थे, परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम दोनों वैवाहिक जीवन में बंध गए। तुम रिश्वत लेने लगे, उसका मैंने विरोध किया, लेकिन इससे मैं उतनी आहत न हुई। मुझे लगता था कि तुम समझ जाओगे, लेकिन तुम न समझे और एक नया घटिया तरीका अपना लिया। प्रवीण कुछ न बोला। मेरी बातों में सच्चाई थी जिसके प्रतिकार का उसके पास नैतिक बल नहीं था। मैं निकलने लगी तो उसने रोका, लेकिन मैं अब रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अब उस जैसे अनैतिक इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं उस रात होटल में रही, जानबूझकर पापा के पास नहीं गई। सोचा, पापा इतनी रात को आने का कारण पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी? कहीं गुस्से में सच्चाई मुंह से निकल गई तो उन्हें काफी तकलीफ होगी। रात भर एक झंझावात से मेरा दिमाग घूमता रहा। क्या मैंने यह उचित किया? क्या मुझे प्रवीण को संभलने का एक और मौका देना चाहिए था? क्या वैवाहिक जीवन को खत्म करने का यह फैसला जल्दी में लिया गया है? लेकिन मेरे दिल के किसी कोने से आवाज आई, वह वैवाहिक जीवन ही कैसा जो इसकी मर्यादाओं का पालन न करे। सच तो यह था कि वैवाहिक जीवन में बंधने का मेरा यह फैसला ही जल्दी में लिया गया था। यह मेरी एक गलती का परिणाम था। मुझसे प्रवीण को ही समझने में गलती हुई थी। पापा उसे एक ही मुलाकात में समझ गए थे जब उसने उन्हें प्रणाम किया था और उनके सामने ही वह सोफे पर पसर गया था। पापा ने उसके अंदर तक झांक लिया था। जब मैंने पापा से प्रवीण से शादी की इजाजत मांगी थी, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस समय मैं प्रवीण के प्यार में पागल थी। उनके इशारों को मैं न समझ पाई थी। ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि हमारे बुजुर्गों के पास एक लंबे समय का अनुभव होता है और वह अनुभव हमें कई परेशानियों से बचा सकता है। किंतु अब क्या हो सकता था? मैं दूसरे दिन मेरठ लौट आई और इस विषय पर सलाह लेने के लिए शहर के एक सीनियर वकील से मिली। प्रवीण से तलाक लेने के लिए एक ठोस साक्ष्य की जरूरत थी जो मेरे पास नहीं था। म्यूचुअल डिवोर्स के लिए प्रवीण तैयार होगा, इस पर मुझे संदेह था। फिर भी मैंने सोचा, क्यों न प्रवीण से इस बिंदु पर चर्चा की जाए, शायद तैयार ही हो जाए। अभी हमारी शादी को 1 वर्ष से कुछ ही दिन ज्यादा हुए थे और हमारे अब तक कोई बच्चा नहीं था। यह अच्छा ही था, क्योंकि पति पत्नी के तलाक के बीच सबसे ज्यादा बच्चे ही परेशान होते हैं।
उन्हें न माँ का पूरा प्यार मिल पाता है न पिता का, और जीवन की शुरुआत से वे एक तल्ख जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनका बचपन माता पिता के झगड़े में, तनाव व चिंता में बीतने लगता है। उस दिन के बाद से मैंने न प्रवीण को फोन किया और न ही उसने मुझसे बात करने की कोशिश की। हमारे बीच पैदा हुई खाई दिनों दिन और गहरी होती जा रही थी। एक दिन इनकम टैक्स के सभी अफसरों की मीटिंग के लिए हेडक्वार्टर से बुलावा आया था। जब मीटिंग हॉल में मेरी प्रवीण से मुलाकात हुई तो वह मुझसे अपनी नजरें बचाता हुआ दूसरे मित्रों से बात करने लगा। अरे भाभी, आपसे प्रवीण की कुछ अनबन चल रही है क्या? आप लोगों को आपस में बातें करते नहीं देखा? ऋषि ने पूछा तो मैंने उससे इधर उधर की बातें करके प्रसंग को टाल दिया। लेकिन बातों को टालने से सच्चाई तो खत्म नहीं हो जाती। हमारे बीच की तनातनी ने हमारे कई साथियों के मन में संदेह पैदा कर ही दिया। जब शाम को मीटिंग खत्म हुई तो मैं प्रवीण के पास जाकर बोली, प्रवीण, हम लोगों के बीच जो मसले हैं वे आसानी से हल होने वाले नहीं लगते। इस तरह घुट-घुट कर जीवन जीने से तो अच्छा है कि हम दोनों अलग हो जाएं। अगर तुम कोऑपरेट करो तो हम दोनों म्यूचुअल डिवोर्स ले लें। तुम तो ऐसी बात करती हो जैसे डिवोर्स बच्चों का खेल हो। जब चाहे शादी कर ली, जब चाहे डिवोर्स ले लिया। तो तुम ही बताओ क्या करें हम? जो तुम कर रहे हो क्या सही है? तुम गलतफहमी की शिकार हो। वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। प्रवीण, अगर तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और तुम आगे कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मुझे तुमसे कोई भी शिकायत हो तो मैं डिवोर्स की बात वापस ले लूंगी। प्रॉमिस, अब आगे तुम्हें मुझसे कोई शिकायत न होगी। मैंने प्रवीण की बातों पर विश्वास कर लिया और एक बार फिर हमारा आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया। किंतु प्रवीण में कोई सुधार नहीं हुआ। वह मुझसे झूठे वादे करता रहा और रिश्वत का खेल खेलता रहा। हाँ, अब वह किसी कॉलेगर्ल को घर में बुलाने की जगह उन्हें होटल ले जाने लगा और आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे भय था। विजिलेंस वालों ने उसे रंगे हाथों पैसा लेते हुए पकड़ लिया और जेल भेज दिया। विजिलेंस वालों ने छापा मारकर उसके क्वार्टर से 1 करोड़ से भी ज्यादा नकदी रुपए जब्त किए। उस हीरे की अंगूठी के साथ अन्य कई जेवरात भी बरामद हुए थे। साथ ही कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। पत्नी होने के कारण विजिलेंस वालों ने मेरे क्वार्टर में भी छापा मारा, किंतु मेरे यहाँ उन्हें कोई भी आपत्तिजनक वस्तु न मिली। कहते हैं न कि विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। उधर मेरठ में सीबीआई ने प्रवीण के परिवार वालों के कई बिजनेस ठिकानों पर एक साथ छापा मारा और आयकर चोरी के कई मामले पकड़े। प्रवीण और उसका परिवार चारों तरफ से बुरी तरह से फंस गया था। इस दौरान मैं निरपेक्ष रही। आखिर मैं कर भी क्या सकती थी? मैंने कोशिश करके प्रवीण की कोर्ट से बेल करवाई। उसके बाबूजी भी सीबीआई की गिरफ्त में आ गए थे और उन्हें भी जेल भेज दिया गया था। दौड़ धूप कर उनकी भी बेल करवाई, किंतु अंत बड़ा ही भयानक ढंग से हुआ। प्रवीण को कई वर्षों के ट्रायल के बाद रिश्वत और आय से अधिक इनकम के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसके परिवार के कई ठिकानों को सीबीआई ने बंद करवा दिया। अब प्रवीण बेरोजगार था और अपने परिवार के बच्चे खुचे बिजनेस को संभालने में लग गया था। अब उसके साथ मेरा किसी भी हालत में साथ रहना संभव नहीं था। इसलिए मैंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी और प्रवीण के खिलाफ कई अनैतिक आचरण व मेरे प्रति उसके गलत व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मेरी तलाक की अर्जी मंजूर कर ली। अब एक कहानी का पटापेक्ष हो गया था। मैं इसे एक सपना समझकर भूल जाना चाहती थी, किंतु पापा बहुत चिंतित थे। वे जानते थे कि एक तलाकशुदा स्त्री की क्या स्थिति होती है। समाज उसे हेय दृष्टि से देखता है। उसके साथ शादी करने के लिए कोई लड़का आसानी से तैयार नहीं होता। उस समय गर्मी की छुट्टियां थीं। मैं पापा के पास हैदराबाद आई हुई थी। पापा बोले, बेटी, गोवा के लिए फ्लाइट बुक करा लो, तुम्हारा मन बहल जाएगा। दूसरे दिन मैंने फ्लाइट बुक कराए और हम लोग गोवा आ गए। हमें 2-3 दिनों तक गोवा रुकना था। पापा के कहने पर मैं उनके साथ बीच पर आई हुई थी। बीच पर सैलानियों की भीड़ थी। पानी में अच्छा लग रहा था। जब मैं बीच के किनारे पहुंची तो लहरों की तेजी के कारण दिक्कत हो रही थी। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और पानी में ले गया। मेरी नजर पड़ी तो मैं देखकर विस्मित होते बोली, अरे तुम रवि। रवि ने भी मेरी ओर देखा। हाँ ऋतु। हाँ। अचानक रवि को पाकर स्वयं को रोक न पा रही थी।
वह भी बीच पर घूमने के लिए आया था। पापा भी आए हैं, मैं बोली। अच्छा चलो, मैं 5-10 मिनट में आता हूँ। मैं माँ के साथ आया हूँ, रवि बोला। मैं पापा के पास आकर उसके लौटने का इंतजार करने लगी। 15-20 मिनट के बाद रवि हमें खोजते हुए अपनी माँ के साथ आया। ये मेरी माँ है। मैंने उसकी माँ के पैर छुए तो माँ जी ने स्नेह से सिर पर हाथ फेर दिया। फिर मैंने रवि से पापा का परिचय कराया। अत्यंत नम्रता से उसने उनके पैर छुए तो पापा ने उसको आशीर्वाद देते हुए पूछा, बेटा अपना परिचय नहीं दिया। पापा, ये रवि है, कॉलेज में हम लोग साथ पढ़ते थे, मैं प्रफुल्लित होते हुए बोली। बेटा, बहू को साथ नहीं लाए? उसकी माँ ने पापा का अभिवादन करते हुए कहा। बहुत कहा लेकिन अब तक शादी नहीं की। क्यों बेटा, अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। घर में कौन कौन है? बाबूजी पिछले ही साल गुजर गए। अब माँ मेरे साथ ही देहरादून में रहती हैं। वहाँ क्या करते हो? फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, लेकिन प्रवीण कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या वे नहीं आए हैं? रवि ने पूछा तो पापा उदास हो गए। रवि, तुम तो जानते ही होगे कि उसके साथ क्या हुआ था। पापा को चुप देखकर मैं बोली, सुना था ऋतु, सुनकर बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया रवि। मैंने उससे तलाक ले लिया। लेकिन क्यों? अब पुराने घाव को कुरेने से क्या मिलेगा? मैं उदास होकर बोली। हाँ बेटा, इतनी कम उम्र में तलाक, मुझे समझ में नहीं आता यह इतना लंबा जीवन अकेले कैसे काटेगी। बाबूजी ने कहा, बेटी, क्या तुम वही ऋतु हो जो रवि के साथ उसके कॉलेज में पढ़ती थी? रवि की माँ ने पूछा। हाँ माँ जी, लेकिन आप कैसे जानती हूँ, यही जानना चाह रही हो ना? तो सुनो, रवि हमेशा तुम्हारे बारे में चर्चा करता है। बेटी, इसको तुम्हारी इतनी चिंता है कि प्रवीण जब अरेस्ट हुआ था तब ये रात भर न सोया था, कहता था जाने क्या बीत रही होगी ऋतु पर। तुमने शादी पर इसको निमंत्रण नहीं दिया था, कई दिनों तक परेशान रहा था। बेटी, ये सोचकर तुम्हें फोन नहीं करता था कि कहीं तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी न पैदा हो जाए। लेकिन बेटी, अब तो तुम तलाकशुदा हो, तुम चाहोगी तो हमारा घर बस जाएगा। मांझी भावुक होकर एक ही सांस में बोल गई थी। मैं तो सोच ही न पा रही थी कि रवि के दिल में मेरे लिए अभी भी इतना प्रेम है। मैं अभिभूत थी। मैंने लज्जा से सिर झुकाते हुए कहा, आपका आदेश। सिर आंखों पर। मांझी, बेटा, इससे भैया क्या होगा? अगर तुम मेरी बेटी का हाथ थाम लेते हो तो मैं भी इस उम्र में सुकून की सांस ले पाऊंगा, पापा बोले। रवि ने मेरी आंखों में झांका तो मैं कुछ देर तक उसको देखती रह गई। हमारी मौन स्वीकृति ने मेरे पापा और रवि की मां की आंखों में खुशी के आंसू भर दिए थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही और कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।